तो कैसे करते हैं इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन का रेशियो। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। आपको हमेशा मोलर मासेस से रेशियो आ जाएगा, ऑक्सीजन का मास ऊपर, हाइड्रोजन का नीचे। ठीक है, √16 यानी कि 4:1 आ गया। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ, ना हाइड्रोजन जो है 4 टाइम्स ज्यादा स्पीड से लीक करेगा। हाइड्रोजन का वॉल्यूम हमने निकालना है x/20। रेट स्पीड हमेशा क्या आएगी, अपॉन टाइम आएगी ना, वॉल्यूम अपॉन टाइम, मोल्स अपॉन टाइम। समझ आ रहा है बच्चों सबको? ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नीचे ऑक्सीजन, सॉरी हाँ, ऑक्सीजन का रेट हो गया 100/40। 100 ml लीक कर रहा है 40 सेकेंड्स में, इक्वल टू 4। ऐसे एक लाइन में आंसर्स आएंगे और इजी इजी से न्यूमेरिकल्स यहाँ पे बनते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये कितना है, शायद 200 आ जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन करो। एक ही क्वेश्चन एडवांस भी आया हुआ है। एक तरफ से हमने हाइड्रोजन गैस लीक कराई मान लिया और एक तरफ से ऑक्सीजन गैस लीक कराई। ठीक है, तो एक ट्यूब में है ना, तो कहाँ पर वो मीट करेंगे, वेयर दे विल मीट। तो ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा सेम टाइम में। हाइड्रोजन विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस इन सेम टाइम। तो वो कहाँ पे लीक करेंगे वो आपको निकालना है। पूरी ट्यूब का लेंथ है 1 मीटर, लेट्स से लेंथ ऑफ ट्यूब इज 1 मीटर। ठीक है, तो हाइड्रोजन एंड O2 आर रिलीज्ड साइमल्टेनियसली एट ऑपोजिट एंड्स। Simultaneously at opposite ends. Similar conditions तो है ही, same pipe है। Find distance from hydrogen and where the two gases meet. करो इसको solve।
तो ये बच्चों सेम तरीके से सॉल्व होगा, है ना। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वही आएगा जो ऊपर आया था 4:1 मासेस के हिसाब से 4:1 आ गया। हाइड्रोजन की स्पीड हमेशा 4 टाइम्स ज्यादा होगी ऑक्सीजन से, ठीक है। और रेट ऑफ हाइड्रोजन की जगह हमने क्या क्या रख देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये x डिस्टेंस चल रहा है तो उतनी ही देर में ऑक्सीजन 1 माइनस x डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। x/t अपॉन 1 माइनस x/t, समझ में आ रहा है सबको, ठीक। 4:1 t से t कैंसिल, सेम टाइम में x की वैल्यू यहाँ से 0.8 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के क्वेश्चन, बहुत आसान आसान से 2 स्टेप में आंसर आ जाता है बस। रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो लिखोगे आप मोलर मासेस के इनवर्स रेशियो से। क्लियर एवरीवन? ओके, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रही भाई सबको बात, है ना। नेक्स्ट है रियल गैसेस, लास्ट पार्ट जो है गैसेस के चैप्टर का, दैट इज रियल गैसेस। रियल गैसेस इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चीजें देख लेते हैं। रियल गैसेस को स्टडी करने के 2 तरीके हैं, एक है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, Z इज V रियल अपॉन V आइडियल, मतलब रियल सिचुएशन में जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी गैस अपॉन आइडियल सिचुएशन में कितना करती है ना, उसको बोलते हैं Z, ठीक है। कोई भी गैस का 1 मोल आपको पता है 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है आइडियल सिचुएशन में। एक्चुअली में जो भी कर रहा होगा, मान लिया 21.8 कर रहा है, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा हमारा Z। अंडरस्टूड एवरीवन? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। Z का ग्राफ इंपॉर्टेंट है। Z की वैल्यू अलोंग विद प्रेशर, प्रेशर के साथ कैसे वेरी करती है। ये 1 है, अगर ये स्ट्रेट लाइन जो है 1, Z इक्वल टू 1 होगा तो हम क्या बोलेंगे, आइडियल बिहेवियर, ठीक है। तो क्या बोलते हैं आइडियल बिहेवियर, सच्चाई का रास्ता है, ठीक है। रियल गैस, रियल गैसेस के लिए कुछ इस टाइप का Z का वेरिएशन आता है प्रेशर के साथ। मोस्ट ऑफ द गैसेस के लिए कुछ ऐसा वेरिएशन प्रेशर के साथ देखा गया है, एक्सेप्ट फॉर 2 गैसेस, 2 गैसेस हाइड्रोजन हीलियम, जिनके लिए Z हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। समझ में आ रही सबको बात? क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? H2 ऊपर, He नीचे, ये सब आपको पता होना चाहिए। अभी हम इसको मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो पहली चीज तो ये है कि जैसे जैसे पहले प्रेशर बढ़ता है तो Z की वैल्यू कम होती है। कैसे होती है, सिंपल सा लॉजिक है बच्चों। जब प्रेशर बहुत कम होगा, जब प्रेशर बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल 0 होगा, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, दूसरे से एक दूसरे से दूर दूर। अट्रैक्शन उनमें 0 होगा। अट्रैक्शन 0 होता है मॉलिक्यूल्स में, तो वो आइडियल बिहेवियर। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं पहले, तो वो मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं, मॉलिक्यूल्स पास आते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ता है। बात सुन रही है? जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स पास आएंगे अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ने से वॉल्यूम कम होती है, अट्रैक्शन बढ़ने से वॉल्यूम कम होती है और Z का वैल्यू कम होता है, ठीक। तो पहले जब हम बहुत दूर दूर थे मॉलिक्यूल्स, हम बढ़ाएंगे प्रेशर, मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगा, Z कम होगा। एक लेवल पे जाने के बाद अब और ज्यादा पास लाएंगे इनको, तो फिर अभी इनमें थोड़ा सा है ना रिपल्शन आने लगेगा। जब एक दूसरे के ज्यादा पास आ जाएंगे तो फिर बोलेंगे चल भाई थोड़ा पीछे हट, हवा आने दे। तो इस वजह से थोड़ा अब इनमें रिपल्शन आना शुरू हो जाएगा, ज्यादा पास आने पे रिपल्शन आना शुरू होगा, तो फिर ये इंक्रीज होना शुरू होगा Z का वैल्यू। रिपल्शन मतलब वॉल्यूम अब बढ़ेगा। समझ में आ रही है? ठीक। एक लेवल पे जाके प्रेशर की एक लिमिट पे जाके फिर जो रियल सिचुएशन में वॉल्यूम है वो आइडियल सिचुएशन की वॉल्यूम से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा ज्यादा। इस तरह का कर्व आता है, पहले डिक्रीज करता है Z प्रेशर के साथ, बाद में इंक्रीज करता है। समझ में आ गई सबको ये बात? एनी डाउट? V आइडियल की जगह हम nRT/P रखते हैं तो ये इक्वेशन बन जाती है, रियल गैस की इक्वेशन बन जाती है, PV = ZnRT। आपको सारी चीजें दे रखी हो, प्रेशर दे रखा हो, वॉल्यूम दे रखा हो, मोल्स दे रखी हो, टेम्परेचर दे रखा हो, तो आप इसमें पटक के वैल्यूज को
z की वैल्यू निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? z की वैल्यू। z की वैल्यू अगर बच्चों लेस देन 1 है, z अगर 1 से छोटा है, क्या होता है इस चीज का मतलब? अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। वहां पे अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल्स में क्या अट्रैक्शन है, तभी वॉल्यूम कम आ रहा है, रियल वॉल्यूम जो है कम आ रहा है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। z ग्रेटर देन 1 मतलब रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट, रिपल्शन है पार्टिकल्स के बीच में। ठीक, आप ऊपर देख भी सकते हो, ये वाला पोर्शन है जहाँ पे z इज लेस देन 1, तो इसमें अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही है। ऊपर वाला पोर्शन है z ग्रेटर देन 1, वहां पे रिपल्सिव फोर्सेस आ चुकी है, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो गई है। किसी को डाउट आएगा तो पूछना, ठीक है। z इक्वल टू 1 मतलब अट्रैक्टिव इक्वल टू रिपल्सिव, नेट कोई वहां पर ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, रिपल्ट is attractive forces are equal to repulsive forces and gas is behaving ideally. इतना समझ में आ गया सबको? तो एक तो ये तरीका होता है बच्चों। दूसरा तरीका होता है रियल गैसेस को स्टडी करने का, वॉन डेर वाल इक्वेशन, P plus A by B square, B minus B equal to RT. This is ideal gas equation. Sorry, real gas equation, van der Waal equation, where A and B are constants. या van der Waal constant बोलते हैं इनको। इनको भी, इस इक्वेशन को भी हम, है ना, बहुत खतरनाक इक्वेशन है, इसको हमें थोड़ा सा हल्का करना पड़ता है स्टडी करने के लिए, इसको थोड़ा हल्का करना पड़ेगा। हल्का कैसे करेंगे? दो कंडीशन से आपको याद रखनी है, जिसपे हम एक पे ए उड़ा देंगे, एक पे बी उड़ा देंगे, नेग्लेक्ट मार देंगे इसको, ठीक है। जब लो प्रेशर होता है बच्चों, लो प्रेशर होता है, ठीक है, लो प्रेशर पे पार्टिकल्स क्या रहेंगे एक दूसरे से, मतलब लो प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होगा? हाई होगा। सुना रहा है? लो प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होगा? हाई। वॉल्यूम हाई होगा तो V माइनस बी विल बी इक्वल टू V। बी को इग्नोर मार देंगे, बी को हम इग्नोर मारेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ये सब कैलकुलेशंस आपको ध्यान रखनी, मेंस में एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? जब बी नेग्लेक्ट हो जाएगा, पीवी को आरटी से डिवाइड करेंगे, ठीक है, z विल बी इक्वल टू 1 माइनस ए बाई वी आर टी, मतलब z जो है लेस देन 1 आ रहा है, z क्या आ रहा है? लेस देन 1, 1 माइनस समथिंग। ऊपर आप देख सकते हो लो प्रेशर रीजन में, ग्राफ में, है ना, इस ग्राफ से भी आप समझ सकते हो लो प्रेशर रीजन में बच्चों क्या हो रहा है? लो प्रेशर रीजन में z इज लेस देन 1, और कौन कितना नीचे जाएगा वो a पे डिपेंड कर रहा है, 1 माइनस ए बाई वी आर टी। जैसे अमोनिया है, अमोनिया का a ज्यादा होता है, a स्टैंड्स फॉर अट्रैक्शन, A stands for attraction, तो अमोनिया में ज्यादा अट्रैक्शन होता है, H बॉन्डिंग होती है, तो अमोनिया का ग्राफ ज्यादा नीचे डुबकी मार के जाएगा ऊपर एज कंपेयर टू CO2। समझ में आ रही मेरी बात सबको बच्चों? कोई दिक्कत? इतने सारे पॉइंट्स होते हैं जो हम ध्यान रख सकते हैं। ए का ऑर्डर, अमोनिया पोलर गैसेस के लिए ज्यादा, अमोनिया में तो H बॉन्डिंग हो जाती है सीधे। नॉन पोलर में CO2, फिर मासेस से देखते हैं नॉन पोलर में H2 हीलियम के लिए ए की वैल्यू क्या होती है? नेग्लिजिबल, 0 के आसपास। समझ में आ गई बच्चों ये इक्वेशन सबको? लो प्रेशर पे जब आप बी को नेग्लेक्ट मारोगे तो z इक्वल टू 1 माइनस ए बाई बी आर टी आएगा। कोई कुछ बोल नहीं रहा है? समझ आ रहा है? मनन, हर्ष, पीयूष, अंशुल, एनी डाउट? अनन्या, वृत्ति? नो सर, नो डाउट। क्लियर है सर। प्लीज पूछते रहना, कोई डाउट हो तो बच्चों, है ना। मान के चल रहा हूँ आपको आती होगी सब चीजें। हाँ ना, ठीक है। हाँ जी सर, समझ आ गया। एट हाई प्रेशर हो
तो क्या करते हैं, प्रेशर जब ज्यादा होगा बच्चों तो इसको नेगलेक्ट मार देंगे, ए को इग्नोर मार देंगे, गंदा ए को गंदा इग्नोर मारा, तो इक्वेशन बन गई हमारी, क्या इक्वेशन थी, P इंटू वी माइनस बी बाय आर टी। समझ में आ रही सबको बात? हाई प्रेशर पे भी ए को इग्नोर मारेंगे और हाइड्रोजन हीलियम के लिए भी ए को इग्नोर मारेंगे, क्योंकि उनके लिए हाइड्रोजन हीलियम के लिए ए क्या होता है, नेग्लिजिबल। समझ में आ रही बात बच्चों? इसलिए ये इक्वेशन हमेशा 1 से ज्यादा आएगी। देखो कैसे, z की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी। जब हम a को इग्नोर मारते हैं तो b उधर जाके ऐड हो जाएगा, pv बाय RT किया 1 प्लस pv बाय RT, सो z बिकम्स 1 प्लस pv बाय RT। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात? दो कंडीशंस हैं, एक में e को नेग्लेक्ट मारा था तो a जो है नीचे लाता है, अट्रैक्शन जो है नीचे लाता है कर्व को, और जब हम a को इग्नोर मारते हैं तो b जो है ऊपर लेके जाता है कर्व को 1 से ऊपर। समझ में आ रही सबको बात? ठीक। तो ऊपर आप देखो, मैंने हाइड्रोजन हीलियम के लिए भी ग्राफ 1 प्लस पीवी बाय आर टी ऊपर बनाया है, और हाई प्रेशर रेंज में ग्राफ जो है ऊपर जा रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? अंडरस्टूड एवरीवन कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट? तो आईटी के पेपर में ये सब पीवी का कर्व, पीवी का ग्राफ दे दिया था आरटी के साथ, है ना, इस टाइप से, वहां से स्लोप से ए निकालना, ये सब चीजें आप सोच सकते हो खुद से। क्लियर है? बी जो है साइज के प्रोपोर्शनल होता है, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जिसका साइज ज्यादा उसका बी का वैल्यू ज्यादा। इसलिए हाइड्रोजन जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसलिए हीलियम से उसका साइज ज्यादा था, इसलिए मैंने ऊपर जो है कर्व किसका ऊपर बनाया था, हाइड्रोजन का ऊपर, स्लोप हाइड्रोजन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हीलियम। समझ में आती सबको बात? हाँ जी, तो ये इक्वेशन समझ में आ गई आपको, वॉन डेर वाल इक्वेशन। तो इसको निपटा देते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका थर्मोडायनेमिक्स। तो जो ये हो गई हमारी वॉन डेर वाल इक्वेशन। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कंडीशंस फॉर आइडियल बिहेवियर। सिंपल सा क्या कंडीशन होता है बच्चों, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे गैस कैसे बिहेव करती है, आइडियली बिहेव करती है। जब प्रेशर बहुत कम होगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, अभी आपने देखा मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, अट्रैक्शन जीरो, नेग्लिजिबल। ठीक है, कंडीशन फॉर आइडियल बिहेवियर। हाई टेम्परेचर पे स्पीड्स बहुत ज्यादा होंगी, अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाएगा। और आप इन इक्वेशंस में भी देख सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ रहा है ये वैल्यू। समझ में आ रहा है सबको? तो जो ये z इज इक्वल टू 1 प्लस पीवी बाय आरटी, ये जो वैल्यू है, ये हाई टेम्परेचर होगा तो ये वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, z जो है 1 के पास आ जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकली भी देख सकते हो और कॉन्सेप्चुअली भी आपको समझ आना चाहिए। टेम्परेचर बड़ा होगा तो ये वैल्यूज नेग्लिजिबल हो जाएंगी, इग्नोर करने लायक हो जाएंगी। दिस इज कंडीशन फॉर आइडियल बिहेवियर। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, गैस का लिक्विफिकेशन होता है। इसके उल्टी कंडीशंस पे, है ना, लिक्विड कब बनती है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे, इसका एकदम ऑपोजिट हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है सबको? तो एक टेम्परेचर पे गैस की तरह बिहेव कर रही है, और दूसरे एक कंडीशन पे गैस की तरह बिहेव कर रही है, उसके ऑपोजिट कंडीशन पे गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। ओके, यस। आइडियल गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन क्या होता है, जीरो, है ना। लाइक आइडियल गैस की क्या कंडीशन होती है, देयर इज नो अट्रैक्शन।
अट्रैक्शन 0 है तो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए गैसेस को पास आना पड़ेगा, अट्रैक्शन आना पड़ेगा। सिमिलरली हाइड्रोजन अट्रैक्शन बहुत कम है, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम में भी अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसलिए इनको परमानेंट गैसेस भी बोलते हैं। क्या है बच्चों? एक बार ये क्वेश्चन देखो सब लोग, 6th क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी आपने देखा है बच्चों स्लोप किसके प्रोपोर्शनल होगा, बी के। बी की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, जिसका साइज सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो क्रिप्टन, जिनॉन, जिनॉन सबसे नीचे आता है तो जिनॉन हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? कोई डाउट? Yes, sir. ओके। क्रिटिकल का भाई पहले फॉर्मूला बता देता है, फिर ये देख लेते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल पॉइंट्स के जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, कुछ क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर होता है टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर, अबव विच, उस टेम्परेचर पे आखिरी बार गैस लिक्विफाई होगी, उस टेम्परेचर के ऊपर जाते ही, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर जाते ही गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं हो सकती, हाउएवर हाई द प्रेशर में भी, कितना भी आप जोर लगा लो। समझ में आ गया क्रिटिकल टेम्परेचर का डेफिनेशन? उस टेम्परेचर के ऊपर गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, इतनी एनर्जी आ जाएगी गैस में। फॉर्मूला क्या होता है? 8A/27 RB, 8A/27 RB। समझ में आ रही है बच्चों? ठीक। इसके अलावा क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड एट क्रिटिकल टेम्परेचर टू लिक्विफाई गैस, minimum pressure required at critical temperature to liquefy gas। इस टेम्परेचर पे जिस पे गैस आखिरी बार लिक्विफाई हो रही है, उस टेम्परेचर पे जो मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड होगा गैस को लिक्विफाई करने के लिए, उसको बोलते हैं जो क्या, क्रिटिकल प्रेशर। समझ में आई सबको बात? ठीक। तो क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। एक तो क्रिटिकल टेम्परेचर ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आपको याद भी होगा सरफेस केमिस्ट्री में भी, है ना, एड्सॉर्प्शन, कौन गैस ज्यादा एड्सॉर्ब होती है, कौन गैस ज्यादा लिक्विफाई, सॉलिड में गैस में कौन सी गैस लिक्विड में ज्यादा डिसॉल्व होती है, सब में वही चीज होती थी जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक। एनी डाउट एनीवन? पूछो। और फिर ये क्वेश्चन करो 5th, आसान सा।
ए बाय बी का रेशियो हमने देखना है। ए सबसे मतलब है ना, क्रिप्टन के लिए ए सबसे ज्यादा है, ठीक है बच्चों, और बी सबसे कम है। सिंपल। टेम्परेचर का मतलब समझ आ गया, फॉर्मूला याद रखना है आपको। थर्ड क्वेश्चन देखो एक बार, क्या कहना चाह रहा है सोचो। थर्ड क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर। हाँ जी, कोई बताएगा। Isothermal expansion does not represent isothermal expansion. बी तो होगा। बी तो होगा, बिल्कुल सही बोला आपने। पी और बी में तो है ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है तो थर्मल में। क्लियर है बच्चों सबको। बी नहीं करेगा एक तो। और इसके अलावा बच्चों और कौन सा होगा, दूसरा ऑप्शन बताएगा कोई। डी। डी क्यों? एनर्जी, यू इज एनर्जी, एनर्जी इंक्रीज कर रही है ना। तो आइसोथर्मल में एनर्जी इंक्रीज नहीं करती, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी। समझ आ गया? ठीक। यस सर। एनर्जी डज नॉट चेंज। ओके, यू का वैल्यू कांस्टेंट आना चाहिए था। All right, so B and D will be the answer. ये क्या क्वेश्चन? करो पढ़ो एक बार, क्या बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी सी बात। पहले तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब समझ लेते बच्चों, है ना। तो बी और डी में ए सेम है, अट्रैक्शन सेम है बी और डी में, यस सर। ठीक है। लेकिन डी में बी ज्यादा है, बी ज्यादा है, ठीक है। तो वो कम कंप्रेस हो पाएगी। समझ आ रहा है सबको? सिंपल सी बात है, साइज बड़ा होगा गैस मॉलिक्यूल्स का तो उनको कंप्रेशन कम कर पाएंगे, isn't it? यस सर। So गैस क्या बोलेंगे हम, गैस बी विल बी मोर कंप्रेसिबल देन गैस डी। ऐसे। हाँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये डेटा हमें पढ़ना थोड़ा सा आना चाहिए। एंड सर गैस ए एंड सी में सिर्फ बी के वैल्यू सेम है बट गैस ए की ए के वैल्यू ज्यादा है तो वो ए ज्यादा तो मतलब ए ज्यादा वो हो जाएगा अट्रैक्टिव, वॉल्यूम ज्यादा अट्रैक्शन ऑक्यूपाई हो जाएगा, करेगा। तो वो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेगी, है ना। कौन? हाँ वॉल्यूम कम ओके। तो सी विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन गैस ए। समझ में आ गया बच्चों सबको? ठीक, सिंपल है। तो ये डेटा से क्या होता है, किस डेटा से क्या, ए के मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, समझ में आ गया सबको?
ये सारी चीजें आपकी गैस स्टेट में क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम एट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट TC एंड PC, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, 3B के इक्वल आता है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज है ना, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं पूछते फॉर्मूला, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर का पूछ सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, समझ आ गई सबको बात। मूविंग ऑन, नेक्स्ट चैप्टर हमारा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एक तो वही फर्स्ट लॉ, केमिस्ट्री में क्या लिखते हैं फर्स्ट लॉ को, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, कंफ्यूज मत होना, फिजिक्स में थोड़ा डिफरेंट है, फिजिक्स में Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है, साइन कन्वेंशन का उल्टा है, क्योंकि साइन कन्वेंशन हम केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन में माइनस लगा देते हैं, माइनस P डॉट dV, खत्म बात। क्लियर है बच्चों? ठीक, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में इस पे होंगे नहीं क्वेश्चन, बट एक दो हो सकते हैं, तो देख लेते हैं। इसलिए इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, इसको मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका ये है कि मैं एक सिस्टम हूँ, ठीक है, तो मैंने कुछ खाया, मैंने बिस्किट खाया, बिस्किट से मेरे अंदर लेट से 50 कैलोरी हीट आई। कितनी कैलोरी हीट आई? 50 कैलोरी की एनर्जी आई। उसमें से मैंने वर्क डन किया, कुछ कुछ 20 कैलोरीज वर्क डन कर दिया, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो मैं वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, 50 में से 20 कैलोरी वर्क हो गया, 50 माइनस 20, मेरे अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी? 50 माइनस 20। समझ में आ रहा है? इस तरह से अंडरस्टूड। तो वर्क डन बाय द सिस्टम हम केमिस्ट्री में क्या लेते हैं? नेगेटिव। मैंने वर्क कर दिया, मेरे अंदर से उतनी एनर्जी चली गई, मेरे अंदर इतनी आई थी, इतनी चली गई, 50 माइनस 20, मेरे अंदर कितनी एनर्जी बची? 30 बची। ठीक, खाते रहेंगे, वर्क डन नहीं करेंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाएगी, मोटे होते जाएंगे, इस तरह से। वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव इन केमिस्ट्री। बाकी हम W इज इक्वल टू माइनस PdV से निपटाएंगे। माइनस वाला साइन अपने आप साइन कन्वेंशन के लिए लगाया गया है। समझ में आ गया? एक छोटा सा क्वेश्चन। Ashwin
ये जो हो गया आसान सा क्वेश्चन, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम विल टेक पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सिंपल सा डेल्टा यू आ गया यहाँ पे 70 एब्जॉर्ब मतलब अंदर गई है सिस्टम की हीट, और वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है तो सब कुछ सिस्टम को मिल रहा है, सिस्टम को मिल रहा है तो प्लस 90 आ गया। इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाय 90 जूल्स। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर इंक्रीज करना। समझ में आ रही सबको बात? बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब हीटिंग हो रही है, क्या हो रही है? हीटिंग। टेम्परेचर इंक्रीजेस, हीटिंग टेक प्लेस। कोई डाउट किसी को? ओके, तो ये सब चीजें तो आप खैर फिजिक्स में भी करते हो, है ना। तो हम फिजिक्स वाली चीजें ज्यादा यहाँ पे नहीं कर रहे डिस्कस। हम सीधे आ जाते हैं अपने केमिस्ट्री वाले पोर्शन में। केमिस्ट्री वाले पोर्शन में सबसे पहले जो चीज है वो है रिएक्शन के लिए, रिएक्शन में डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन। सबसे पहला क्वेश्चन इस पे रहेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन इस पे। डेल्टा एच होता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एक्सचेंज होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एंथैल्पी चेंज। क्या बोलते हैं इसको? एंथैल्पी चेंज। वेरी इंपॉर्टेंट। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन, क्या बोलते हैं उसको? इंटरनल एनर्जी चेंज। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो ये डेफिनेशन ध्यान रखनी, डेल्टा एच का मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन। खुले आसमान के नीचे रिएक्शन हो रही है ओपन बीकर में। ओपन बीकर मतलब कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन, ठीक है। तो हम लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं तो वहाँ पे एनर्जी जो चेंज होती है दैट इज एंथैल्पी चेंज। सेम रिएक्शन अगर मैं बंद डब्बे में कराऊंगा, क्लोज्ड वेसल में कराऊंगा, तो क्लोज्ड वेसल इज बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन। समझ में आ रहा है सबको? ओपन वेसल इज कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन, क्लोज्ड वेसल इज कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन। कोई दिक्कत? तो क्लोज्ड वेसल में जो टेम्परेचर चेंज होगा, जो सॉरी हीट चेंज होगा, दैट इज इंटरनल एनर्जी चेंज। कैसे भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, आपको बोलेंगे एंथैल्पी चेंज इतना है, डेल्टा यू निकालो, या बोलेंगे हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इतना है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालो। तो आपको ये फॉर्मूला चिपकाना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अंडरस्टूड? डेल्टा एन जी क्या है? वही चेंज इन नंबर ऑफ गैसेस, मोल्स ऑफ गैसेस, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। प्रोडक्ट्स में जितने गैसेस मोल्स हैं माइनस रिएक्टेंट में जितने गैसेस मोल्स हैं वो। ऑलराइट, बस ये सब चीजों का ध्यान रखना है। इसमें आर की वैल्यू रखनी है, अगर जूल्स में दे रखा है तो 8.314। जनरली ये किलो जूल्स में होंगे डेल्टा एच डेल्टा यू, तो उसका आपको ध्यान रखना है। इसको भी 1000 से डिवाइड करके किलो जूल्स में कन्वर्ट कर देना, भूलना नहीं है। ओके, हेबर्स प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है। लेट्स से इसका डेल्टा एच है -50 किलो जूल पर मोल फॉर एग्जाम्पल। Find change in find delta U for the reaction, first part. Find second part, find change in internal energy when (56 gram N2 reacts with 10 gram reacts with 16 gram H2। ठीक है, ये -50 किलो जूल पर मोल ऑफ नाइट्रोजन है फॉर एग्जांपल। करो जो क्वेश्चन को।
कर लिया ये सॉल्व सबने? डेल्टा एच डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या होगा यहाँ पे 2 माइनस 1 प्लस 3, ठीक है। चेंज इन गैसेस मोल्स, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स -2 आ जाएगा। R 8.314 डिवाइड बाय 1000 भूलना नहीं है, ठीक है, पर मोल है, मतलब किलो जूल पर मोल है, इसलिए 1000 से डिवाइड किया है। अरे टेम्परेचर तो दिया ही नहीं यार मैंने, सॉरी, एट 300 केल्विन या रूम टेम्परेचर। क्लियर है बच्चों सबको? ठीक, तो ये रूम टेम्परेचर होगा 298 केल्विन होगा, 300 होगा, तो हम इसको सीधे क्या रख लेंगे 2.5। दिस विल कम आउट टू बी एग्जैक्टली 2.5, अप्रोक्सीमेटली 2.5 आ जाएगा। ये डायरेक्टली याद रखेंगे कैलकुलेशंस फास्ट करने के लिए। अंडरस्टूड एवरीवन? 2.5 तो सीधे आ गया ये डेल्टा यू 2.5 इंटू 2 -5, कोई दिक्कत, -45 किलो जूल पर मोल आ गया डेल्टा यू पर मोल ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर है बच्चों सब कुछ स्टेप्स? ठीक है, फिर हमें निकालनी है इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन 56 ग्राम N2 रिएक्ट्स विद 16 ग्राम ऑफ H2, है ना। तो इसमें हम लिमिटिंग रीएजेंट का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, लिमिटिंग रीएजेंट, है ना। तो 56 ग्राम N2 का मतलब कितना हो गया, 2 मोल, इट मींस 2 मोल एंड इट मींस 8 मोल। 2 के साथ 6 लगते हैं, 8 लग रहे हैं, मतलब 2 मोल। ये लिमिटिंग रीएजेंट हो गया हमारा। बच्चों समझ आ रहा है? कोई डाउट? अनन्या, एनी डाउट? वृत्ति? 2 मोल विल बी द लिमिटिंग रीएजेंट। तो रिएक्शन कितनी होगी, 2 मोल रिएक्शन होगी, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी आ जाएगी बच्चों, -45 किलो जूल पर मोल है, 2 मोल के लिए आ जाएगी -90 किलो जूल। कोई डाउट किसी को? ठीक, इस तरह से डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस इक्वेशन पे आते हैं। तो अभी हम 2 क्वेश्चन और ऐसे ही करेंगे, सिंपल। आपको समझ आ गया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो 1-2 क्वेश्चन ये 2020 में जो आए हैं वो ऐसे आए हैं, डेल्टा एच निकाल के फिर डेल्टा जी इज इक्वल टू, पता है आपको क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। 2 इक्वेशन लगा के इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं 2, ठीक है। करो उनमें से एक, लेट्स से यही करते हैं, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग।
हाँ जी, जो समझ आ रहा है सबको, ठीक है। तो डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा इसका -1, ठीक है, -20 दे रखा है आपको डेल्टा यू 298 केल्विन, ठीक है। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू दे रखा है -20 है ना। डेल्टा एन जी समझ में आ गया सबको, -1। ठीक है, टेम्परेचर 298 मैंने आपको बता दिया, रफली ये 2.5 आ जाता है। क्लियर एवरीवन? किलो जूल्स, ठीक है। ये यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि डेल्टा एस भी जूल्स में आएगा, डेल्टा एच और डेल्टा यू आपके किलो जूल्स में होंगे। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी थी, वरना क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। डेल्टा जी निकालना है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच आ गया हमारा -22.5। समझ आ रहा है सबको? कोई दिक्कत परेशानी बता दो यार, ठीक है। तो ये देखो, डेल्टा एस दे रखा -30 जूल्स पर केल्विन है ना, और डेल्टा यू नॉट है -20 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो टी डेल्टा एस ऑब्वियसली टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करना है, तो वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी वैल्यू, 30 इंटू 298 केल्विन, और डेल्टा एस भी -30 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा, अब इसको जूल्स में, ये जूल्स में, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना मत भूलना बिल्कुल भी। ऑलराइट, 3 2 6, सॉरी 3 3 9, 300 है ना। तो 3 3 9, रफली ये +9 हो जाएगा। समझ में आ रही बात बच्चों सबको? कोई दिक्कत परेशानी? नो कर लोगे सब लोग ये सब कैलकुलेशंस, ठीक। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 13.5, 14.5, 14.5। कैलकुलेशन क्या किया मैंने? 7 और 2 9, हाँ ठीक है, सही है सर। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया सबको? हाँ जी सर। चलो फिर है ना, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, बाय एवरीवन। थैंक यू सर।